इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के इतिहास को, हिस्ट्री को। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नए किंगडम्स बने या फिर जो नए राजा बने वो किस उनका निर्माण कैसे हुआ, नए किंगडम्स का, नए राजा ने खुद को कैसे इस्टेब्लिश किया, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का, यानी जब हमारा मेडिवल पीरियड जो है वो हिस्ट्री का वो शुरू होता है, उसकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए डायनेस्टीज इमर्ज हो चुके थे 7th सेंचुरी में, यानी 7th सेंचुरी के बाद या फिर उसके आसपास। और यहाँ पर जो मैप है नीचे वो दिखाता है जो ज़्यादातर जो बड़े रूलिंग डायनेस्टीज थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग इलाकों में 7th से 12th सेंचुरी के बीच में। तो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है ये मुझे लगता है आपको पता होगा। तो देखिए सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ जिसमें कि आपका इंडिया जो कंट्री है उसके साथ साथ पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है, श्रीलंका भी आ जाता है, या फिर आपका और भी जो अगल बगल के कंट्रीज़ हैं, बर्मा को भी शायद इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस रीजन में जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े जो एम्पायर सेटअप हुए उसका यहाँ पर नाम दिया गया है। चामान हो गया, गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, कलिंग हो गया, पाल हो गया, या फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, कन्नौज यहाँ पर एम्पायर हो गया। तो इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमने कुछ बड़े नाम देख लिए। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी जो नए डायनेस्टीज बने 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में, उनका इमर्जेंस कैसे हुआ, इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7th सेंचुरी के आते आते तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन चुके थे, वॉरियर चीफ्स बन चुके थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में। और देखिए यहाँ पर हम लैंडलॉर्ड्स या फिर वॉरियर चीफ्स या फिर जो सामंत जिनको कहा जाता है उनके बारे में यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री के लिए। उसको थोड़ा सा यहाँ हम यहाँ आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जो बड़े लैंडलॉर्ड्स बने या फिर वॉरियर चीफ्स बने, तो ये बने कैसे। तो देखिए वॉरियर चीफ्स का तो सिंपल मतलब होता है कि वैसे लोग जिनके पास आर्मी थी या फिर जिनके पास सैनिक थे वो लोग हो गए। लैंडलॉर्ड्स का मतलब हो गया जिनके पास ज़मीन थी या फिर जिनके पास पैसा था, जो काफ़ी पैसे के मामले में धनवान थे, मजबूत थे, वो हो गए। तो यहाँ पर बात आता है कि लैंडलॉर्ड्स बने कैसे। तो देखिए 7th सेंचुरी के पहले जो राजा थे वो अपने खास लोगों को, या फिर कोई अगर पंडित है या फिर किसी और तरीके का उसने काम किया है राजा के लिए, तो उनको राजा जो था वो लैंड ग्रांट्स देता था, यानी एक तरीके से उपहार के रूप में या फिर दान के रूप में ज़मीन उनको दे दिया जाता था। और इसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो काफ़ी पावरफुल हो गए, काफ़ी मजबूत हो गए, काफ़ी उनके पास पैसा हो गया, एक खास इलाके में उनका काफ़ी दबदबा हो गया, तो वो आगे चलकर काफ़ी मजबूत हो गए। और इनको कहा जाने लगा सामंत, या फिर ये बन गए राजा के सबॉर्डिनेट। और राजा जो थे, जो डायनेस्टीज से राजा बन रहे थे, उन्होंने इनके पावर को एक्नॉलेज किया, माना कि हाँ जी आप भी पावर है, आपके पास भी पावर है, आप भी काफ़ी मजबूत हैं। और इनका देखिए काम होता, ये जो सामंत थे इनका काम होता था कि ये राजा के लिए गिफ्ट लाएं या फिर उनके लिए कुछ काम करें, उनके कोर्ट में प्रेजेंट रहें। उनको अगर युद्ध में लड़ने जाना है, यानी राजा को किसी और देश के साथ, किसी और राजा के साथ युद्ध में जाना है, तो वहाँ पर वो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिसमें कि सैनिक सपोर्ट होगा या फिर पैसा होगा, किसी और तरीके से सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट ये सामंत प्रोवाइड करते थे। और देखिए जैसे जैसे ये सामंत काफ़ी पावरफुल होते गए वैसे वैसे इन्होंने खुद को महासामंत कहना शुरू कर दिया, या फिर आगे चलकर महामंडलेश्वर खुद को कहना शुरू कर दिया। महामंडलेश्वर वर्ड आजकल आप साधु महात्मा के संदर्भ में सुनते होंगे, जहां पर बहुत सारे साधु महात्मा को महामंडलेश्वर कहा जाता है। इसका मतलब होता है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन, यानी एक खास इलाके का राजा या फिर महाराज, इस तरीके से। और देखिए कई बार ये जो लोग थे, यानी ये जो सामंत थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे, यानी वो एक राजा के अंदर एक खास इलाके में काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत हो गए कि राजा से वो टक्कर ले सकते हैं, तो उन्होंने खुद को
इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और खुद को ही राजा घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों की हमने बात क्यों की, तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों की बात की क्योंकि यहाँ पर एक जो डायनेस्टी था जो कि काफ़ी मजबूत था, काफ़ी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, जो कि है राष्ट्रकूट, वो इसी तरीके से पावर में आए थे। वो पहले सबॉर्डिनेट हुआ करते थे, पहले वो काफ़ी एक तरीके से सामंत हुआ करते थे चालुक्य जो एम्पायर था उसके अंदर में। लेकिन मिड 8th सेंचुरी में जो दंती दुर्ग था, जो कि राष्ट्रकूट चीफ था या फिर राष्ट्रकूट रूलर था, उसने अपने जो चालुक्य ओवरलॉर्ड था यानी चालुक्य जो रूलर था उनको हटा दिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। और उसने फिर एक रिचुअल किया, एक पूजा किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भ, जिसको गोल्डन वॉर्म हम सिंपली कह सकते हैं इंग्लिश में। और देखिए ये रिचुअल किया जाता था ब्राह्मण्स की मदद से या फिर पंडितों की मदद से। इसमें ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय नहीं है तो वो उसका जन्म या फिर वो खुद को क्षत्रिय घोषित कर सकता है या फिर बन सकता है क्षत्रिय इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद। तो देखिए ये जो ऊपर हमने देखा कि सामंत किस तरीके से पावरफुल हुए, पावरफुल होकर उन्होंने एम्पायर भी खुद का बना लिया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ राष्ट्रकूट की यहाँ पर बात करें, इसके अलावा चोल वंश की भी बात करते हैं। चोला एम्पायर जो था उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी इसी तरीके से आए थे। और इसके अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसके ज़रिए लोगों ने एम्पायर खड़े किए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण थे या फिर किसी और जाति से बिलोंग करते थे, किसी और तरीके के प्रोफेशन को करते थे, लेकिन उन्होंने अपने मिलिट्री स्किल का यूज़ किया या फिर अपने दिमाग का यूज़ किया और अपने लिए किंगडम खड़े किए। फॉर एग्जाम्पल कादम्ब मयूर शर्मन या फिर जो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र जो थे, हरिचंद्र, वो ब्राह्मण थे और वो युद्ध शुरू में लड़ते नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को उन्होंने छोड़ दिया, आर्म्स को उठा लिया और इसके बाद सक्सेसफुल हुए वो एक किंगडम्स को इस्टेब्लिश करने में। जैसे कि कादम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक में और जो गुर्जर प्रतिहार हरिचंद जो थे उन्होंने राजस्थान में अपने लिए एम्पायर को सेटअप किया था। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा 7th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो किंगडम्स थे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था। तो देखिए यहाँ पर जितने भी 7th सेंचुरी से अगर आप 12th सेंचुरी के काल को देखते हैं तो उसमें जितने भी जो राजा थे जो कि नए नए बने थे या फिर जो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, वो काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स रखते थे, जैसे कि महाराजा धीराज जिसका मतलब हो गया राजाओं के राजा या फिर ग्रेट किंग, या फिर ये इसके अलावा त्रिभुवन चक्रवर्ती, इसका मतलब हो गया 3 वर्ल्ड्स के राजा, या फिर और भी बहुत तरीके के टाइटल्स ये खुद के लिए लगाते थे और खुद को काफ़ी बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ऐसा टाइटल ये राजा रखते हैं तो इनके पास सुप्रीम पावर हुआ करता था और जो मन में आता वो ये कर सकते थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि देखिए हमने जैसा कि देखा कि जो 7th सेंचुरी के बाद का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिया में, उसमें हमने देखा कि सामंत लोग आ चुके थे और जो राजा थे वो ऐसा नहीं था कि राजा के पास पूरा पावर हुआ करता था। राजा ऊपर बैठता था, उनके नीचे सामंत भी पावर रखा करते थे, उसके अलावा ब्राह्मण्स के पास भी पावर होता था, पेजेंट्स का भी एसोसिएशंस होते थे, उनके पास भी पावर होता था। तो राजा सभी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं करता था क्योंकि राजा के पास पावर है। उसके नीचे अगर हम देखें तो नीचे बहुत सारे लोग हैं, सामंत हैं एक जगह या फिर ब्राह्मण्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते थे सोसाइटी में उस समय में। तो इस तरीके से राजा जो था वो अपने पावर को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करता था। और देखिए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे अब यहाँ पर टैक्स की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये पूरा पारा पढ़ेंगे, इसके नीचे का पारा पढ़ेंगे तो लगेगा कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली टैक्स की बात की गई है कि देखिए सरकार को चलाने के लिए यानी स्टेट को चलाने के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाते थे, यहाँ पर रिसोर्स वर्ड यूज़ किया गया है। जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे वो प्रोड्यूसर्स से कलेक्ट किए जाते थे। प्रोड्यूसर का यहाँ पर मतलब हो गया चाहे वो किसान हो सकता है या फिर जो लोग जानवर पालते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो आर्टिसंस हैं जो कि कपड़े बनाते हैं या फिर किसी और तरीके के चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों से सरकार जो थी वो टैक्स कलेक्ट करती थी, यानी जो राजा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उनको कई बार उनको कहकर टैक्स ले लिया जाता था। अगर वो नहीं देते थे तो उनको मजबूर भी किया जाता था देने के लिए, यानी उनको फोर्स किया जाता था टैक्स देने के लिए। और कई बार जो
टैक्स था उसको रेंट के रूप में कहा जाता था कि आप, अगर आप मान लीजिए कोई किसान है, उसको कहा जाता था कि तुम रेंट दो। रेंट देने का मतलब ये हुआ कि जो किसान है ये जमीन उसकी नहीं है, जमीन राजा की है और उसको सिर्फ वहां पर छूट दिया गया है कि वो वहां पर खेती कर सके। तो इसलिए वो रेंट, कई बार वर्ड यूज किया जाता था कि तुम रेंट दो राजा को। और देखिए जो रेवेन्यू था उसको ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया जाता था, यानी कि जो ट्रेड होता था राज्य के अंदर से बाहर या फिर राज्य के अंदर भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर चोला का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है तमिलनाडु में। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि करीब 400 तरीके के टैक्स लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, जिसके जरिए सरकार को चलाया जाता था। तो इसको आप थोड़ा डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टैक्सेस कलेक्ट किए किए जाते थे, यानी जो रिसोर्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उनको राजा के पूरे इस्टेब्लिशमेंट को फाइनेंस करने के लिए यूज़ किया जाता था। यानी कि राजा का जो महल हो गया, टेम्पल बनाने का काम हो गया, किले बनाने का काम हो गया, युद्ध लड़ने के लिए जो पैसे खर्च होंगे या फिर और भी चीज़ों के लिए जो भी मतलब सरकार चलाने का जितना भी काम है वो इन टैक्सों से किया जाता था। और देखिए जो युद्ध लड़े जाते थे, मान लीजिए किसी और पड़ोसी राज्य से युद्ध लड़ा जा रहा है और पड़ोसी राज्य से युद्ध जीत लिया जाता है, तो यहाँ का जो राजा है वो जाएगा दूसरे राज्य में और वहाँ से जो जितनी भी संपत्ति है उसको लूट कर लाएगा। तो वो भी एक तरीके का पैसे कमाने का जरिया था, प्लंडर करके या फिर जो कब्जा है पड़ोसी राज्य, उस कब्जे के जरिए भी लोग पैसे कमाते थे। या फिर जो ट्रेड रूट्स थे, मान लीजिए कोई राज्य है जिसके जरिए ट्रेड रूट गुजर रहा है, तो वो वहां से गुजरने के लिए भी जो राज्य थे वो टैक्स लेते थे, उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाते थे। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स कलेक्ट करने का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो पूरा सिस्टम था या जो पूरा फंक्शनरी था, यानी पूरा जो ब्यूरोक्रेसी हम कह सकते हैं, जो लोग टैक्स कलेक्ट करने में इन्वॉल्व थे, वो ऐसा नहीं था कि कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हो सकता था, कोई भी व्यक्ति आ सकता था। जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से के जरिए किया जाता था, यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लोगों को ही वहाँ पर रखा जाता था। और ये जो पोजीशंस हुआ करते थे ये हेरिडिटरी हुआ करते थे, यानी बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और ऐसा ही चीज़ हमको आर्मी में भी देखने को मिलता था। और ज़्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो ये जो पोजीशंस थे, जैसे चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो टैक्स कलेक्ट करने का हो, या फिर इस तरीके से सरकार में जितने भी पोजीशंस होते थे वो किंग के जो नज़दीक के रिलेटिव होते थे वही रखा करते थे। यानी कोई भी व्यक्ति जाकर किसी खास पद पर नहीं बैठ सकता था, वो किंग का कोई खास व्यक्ति होना चाहिए तभी वो वहाँ पर जाकर बैठ पाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। देखिए प्रशस्ति क्या होते थे? प्रशस्ति एक तरीके के इंस्क्रिप्शन होते थे जिनको या तो कॉपर प्लेट पर या फिर पत्थरों पर लिखा जाता था, और ये एक तरीके से राजा द्वारा जारी किए जाते थे। और ये जो प्रशस्ति होते थे ये एक तरीके से राजा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे, राजा का गुणगान करते थे। और जो प्रशस्ति थे वो ऐसे डिटेल रखते थे जिसमें कि हो सकता है कि ये जो डिटेल है ये ट्रू ना हो। फॉर एग्जाम्पल कोई राजा अगर प्रशस्ति लिख रहा है तो वो हमेशा अपनी बड़ाई करेगा, वो हमेशा अपने बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बात करेगा, खराब चीज़ें तो बात करेगा नहीं। और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो या फिर बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हो। तो इस वजह से प्रशस्ति जो थे वो हमेशा सच नहीं होते थे या फिर सही नहीं दिखाते थे। लेकिन ये एक तरीके से दिखाते थे कि जो प्रशस्ति है उस पर जो बातें लिखी गई हैं वो ये चीज़ दिखाती थी कि जो राजा है या फिर जो रूलर है वो खुद को किस तरीके से देखता है या फिर खुद को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करना चाहता है। जैसे वैलिएंट खुद को दिखाना चाहता है या फिर विक्टोरियस वॉरियर के रूप में दिखाना चाहता है, या फिर इस तरीके से कि मतलब बहुत दानी है, बहुत ही महान है, बहुत ही ज्ञानी है, इस तरीके से वो खुद को दिखाना चाहता है। प्रशस्ति थे ये जनरली लिखे जाते थे ब्राह्मण्स द्वारा, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी राजाओं की मदद करते थे। और फॉर एग्जांपल जो प्रशस्ति थे वो जनरली जारी किए जाते थे अगर किसी को जमीन दिया जा रहा है या फिर राजा ने कहीं युद्ध जीत लिया है तो उसके बारे में बात करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है एक प्रशस्ति के बारे में, एक प्रशस्ति जारी किया गया था संस्कृत में
ये पाया गया था ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और ये नागभट्ट के बारे में बात करता है, जो कि एक प्रतिहार किंग है। ये बताता है कि जो राजा हैं अलग अलग इलाकों के, इलाकों के, या फिर सिंध के, या फिर विदर्भ के, कलिंग, सभी जगहों के जो राजा हैं वो नागभट्ट के सामने झुक गए हैं। नागभट्ट के सामने उन्होंने सर झुका दिया है, नागभट्ट सबके सामने जीत गया है, इस तरीके की बातें। और इसके आगे अगर हम बात करें तो जो किंग्स थे वो कई बार ब्राह्मणों को ग्रांट्स भी देते थे लैंड का, यानी जमीन दान में भी देते थे। और ये जो ग्रांट्स था इनको कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा जाता था। और ये जो कॉपर प्लेट थे ये उन लोगों को दिए जाते थे एज ए डॉक्यूमेंट जिनको जमीन मिलता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके का ये एक लैंड ग्रांट हुआ करता था। और इस ग्रांट में कॉपर प्लेट पर ये सारी बातें लिखी गई हैं। और इसमें बीच में जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा, ये एक तरीके का सील है। ये इस बात को नोटिफाई करता है या फिर इस बात को बताता है कि ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये ओरिजिनल है, ये सच में राजा द्वारा जारी किया गया है और ये फेक नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वाट वाज गिवन विद द लैंड, यानी कि लैंड में क्या क्या चीज़ें होती थी जो कि एज अ ग्रांट दिया जाता था। तो उसको आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक और प्रशस्ति के बारे में बात की गई है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। और इसको लिखने वाला था एक कल्हन नाम का ऑथर। इसके बारे में उतना डिटेल में जानकारी नहीं है। और ये जो प्रशस्ति था ये कश्मीर के बारे में है, यानी कश्मीर के जो राजा थे उनके हिस्ट्री के बारे में। और ये जो प्रशस्ति था, जनरली प्रशस्ति में ऐसा होता था कि वो राजा की अच्छी बातों को हमेशा बताता था। लेकिन अगर आप इस प्रशस्ति को देखें तो यहाँ पर राजा के कई बार बुरी बातों को भी बताया गया है कि राजा जो है वो उसने कहाँ गलती की, कहाँ उसने अच्छा काम किया, कहाँ उसको क्या नहीं करना चाहिए था, क्या उसने गलत किया। और इस चीज़ को लिखने के लिए जो ऑथर था उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, जैसे इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर आई विटनेस, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्रोतों से जानकारी को जमा करके इन बातों को लिखा है, यानी इस प्रशस्ति को बनाया है। ये इसकी बात यहाँ पर इसलिए की गई, यानी इस प्रशस्ति की बात यहाँ पर इसलिए की गई क्योंकि ये जनरल जो ट्रेंड है प्रशस्ति का उससे काफ़ी अलग था। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वारफेयर फॉर वेल्थ, यानी पैसे के लिए या फिर धन अर्जित करने के लिए वारफेयर, जो युद्ध लड़ा जाता था उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, यानी कि जितने भी हमने ऊपर बड़े बड़े डायनेस्टीज की बात की वो अपने एक खास इलाके में बेस्ड थे, यानी उनका पूरे इंडिया लेवल पर विस्तार नहीं था। और इसके साथ ही जो ये लोग थे ये दूसरे इलाकों को भी कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश करते थे, यानी अपने राज्य को हमेशा बड़ा करने की कोशिश करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है कन्नौज की। तो देखिए जो कन्नौज का शहर था गंगा वैली में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में, यानी 7th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक। ये जो पीरियड था इस समय में कन्नौज के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े गए और हमेशा हमें 3 राज्यों के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। 3 राज्य कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे कि किस तरीके से मेरा कंट्रोल हो जाए, किस तरीके से मेरा कंट्रोल हो जाए कन्नौज के ऊपर। और क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व थी इस पूरे स्ट्रगल में या फिर इस पूरे युद्ध में, तो इस पूरे स्ट्रगल को कहा जाता है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज के ऊपर कब्जे को लेकर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात की गई है कि जो कई बार जो रूलर्स थे वो हमेशा अपने पावर को डिमोन्स्ट्रेट करते रहते थे या फिर अपने पावर को दिखाते रहते थे कि हम ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं, मेरे पास ज़्यादा धन है, मेरा राज्य ज़्यादा प्रॉस्पेरस है। उसको दिखाने के लिए कई बार जो राजा थे वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि जो राजा होते थे वो एक दूसरे के किंगडम्स को जब अटैक करते थे वहाँ के टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि जो टेम्पल्स होते थे उस समय में वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा संख्या में सोना चांदी वहाँ पर रखा जाता था। और इसी तरीके का एक रूलर था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। जो गजनी है वो अफगानिस्तान में है। और देखिए ये जो रूलर था महमूद ऑफ गजनी, इसने रूल किया था 997 से लेकर 1030 तक। और इसका जो एम्पायर था वो सेंट्रल एशिया से लेकर ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक फैला हुआ था। और इसने
इंडिया के ऊपर लगभग हर साल रेड किया और यहाँ के जो वेल्थी टेम्पल्स थे उनको इसने टारगेट किया, जिसमें कि आपका सोमनाथ भी आ जाता है। और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में उसने सोने चांदी या फिर जो धन था उसको लूटकर वो ले गया। और ज़्यादातर जो पैसे यहाँ से लूटकर महमूद ले गया था वो उसको यूज़ किया गया था गजनी में जो उसका कैपिटल बना था उसको बनाने के लिए। और इसके अलावा वो काफ़ी इंटरेस्टेड था लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में कि जहाँ जिन इलाकों में वो रेड कर रहा है या फिर जहाँ पर वो रूल कर रहा है या फिर जहाँ पर उसने कॉन्कर किया है वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इन चीज़ों को जानने में भी वो काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो इस वजह से जो ये रूलर था महमूद ऑफ गजनी, इसने एक व्यक्ति को जिसका नाम था अल बरूनी, इसको एक ये काम दिया कि ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में जानकारी लिखे। और ये जो अरेबिक वर्क है यानी अल बरूनी द्वारा जो किताब लिखी गई उसका नाम है किताब अल हिंद। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, इससे काफ़ी जानकारी मिलती है हिस्टोरियंस को। और ये जो अल बरूनी था ऐसा नहीं था कि उसने खुद से सभी चीज़ें लिखी, उसने बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर को कंसल्ट किया पूरा अकाउंट क्रिएट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लिखने के लिए। और इसके अलावा दूसरे जो किंग्स जो कि वारफेयर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो थे आपके चहमान्स या फिर जिनको कहा जाता है चौहान्स, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के रीजन में रूल किया था। और ये हमेशा अटेम्प्ट करते रहते थे कि उनका जो एम्पायर है उसको वेस्ट रीजन में एक्सपेंड किया जाए और ईस्ट में एक्सपेंड किया जाए। लेकिन इनको बार बार अपोज कर दिया जाता था चालुक्य गुजरात द्वारा या फिर जो गढ़वाल जो रूलर थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा। और जो चाहमान जो वंश था उसका जो सबसे फेमस रूलर या फिर बेस्ट नोन रूलर है वो है पृथ्वीराज III, 1168 से 1192 तक जिन्होंने रूल किया था, जिन्होंने पहले युद्ध में यानी जो मोहम्मद गौरी के साथ जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था। लेकिन दूसरे साल जो 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे राजाओं के बारे में बात की 1192 तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक द चोलास, यानी जो चोल वंश है उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उनका उदय हुआ, किस तरीके से वो रूल करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इन चीज़ों को। तो यहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है चोल वंश के साम्राज्य को, यानी कि चोल वंश जो था वो कितना बड़ा था, कितना बड़ा उनका साम्राज्य था, इस चीज़ को यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साउथ इंडिया है उसमें काफ़ी बड़ा उनका साम्राज्य था, लेकिन इसके अलावा और भी रीजन्स में उनका साम्राज्य फैला हुआ था, जैसे श्रीलंका में या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी इनका काफ़ी प्रभाव था, क्योंकि इनके पास काफ़ी अच्छी नेवी थी, काफ़ी बड़ी नेवी थी। तो देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक जो कि है फ्रॉम उरैयूर टू तंजावुर। तो देखिए ये टॉपिक इसलिए क्योंकि हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो चोलास थे वो पावर में आए, किस तरीके से उनके हाथ सत्ता लगी। तो देखिए ये एक जगह थी कावेरी डेल्टा, वहाँ पर ये जगह है उरैयूर, और यहीं पर ये फैमिली रहा करती थी, चोलास की फैमिली रहा करती थी। और वहाँ पर एक फैमिली थी जिसका पावर चलता था, जिसका नाम था मुटरियार। और ये जो फैमिली थी ये इस कावेरी डेल्टा में रूल किया करती थी। और ये जो फैमिली थी मुटरियार की, ये पल्लव किंग्स के सबऑर्डिनेट थी, यानी जो कि कांचीपुरम से रूल करते थे उनके सबऑर्डिनेट थी। और जो चोलास थे जो कि रह रहे थे उरैयूर में, उनकी फैमिली में एक व्यक्ति था विजयालय। ये जो विजयालय था इसने ये पूरे कावेरी डेल्टा पर से इस फैमिली को हटा दिया, मुटरियार फैमिली को हटा दिया और वहाँ पर पावर को अपने हाथ में ले लिया, पावर पर कब्जा कर लिया। यानी ये जो पूरा डेल्टा था इसको अपने हाथ में कब्जा कर लिया 9th सेंचुरी के मिडिल में, यानी 850 के आसपास। और इसके बाद उसने टाउन बनाया, तंजावुर का टाउन बनाया और एक टेम्पल बनाया देवी निशुंभ सुधनी के लिए। और देखिए इसके बाद जो सक्सेसर आए विजयालय के, उन्होंने आसपास के रीजन्स को कैप्चर किया और जो किंगडम था उनका वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होते गया। और इसके साथ ही जो पंड्या वंश था या फिर उनकी जो टेरिटरी थी, पल्लव जो टेरिटरी थी, उन सभी को
कैप्चर कर लिया गया, उन सभी को किंगडम में मिला लिया गया और धीरे धीरे जो पूरा एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा होते गया। और इसके बाद जो राज वन था, जो कि एक तरीके से सबसे पावरफुल रूलर था चोल वंश का, चोल एम्पायर का, वो किंग बना 985 में और उसने जो एम्पायर था उसके कंट्रोल को काफ़ी बड़े एरिया तक फैला दिया। और इसके साथ ही उसने और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी काफ़ी रीऑर्गेनाइज किया, काफ़ी उसमें चेंजेस किए। और इसके बाद जो उसका बेटा था राजेंद्र वन, जो कि राजा का बेटा था, उसने अपने पिता की पॉलिसी को फॉलो किया और गंगा वैली में उसने रेड किया, यानी नॉर्थ में, इसके साथ ही श्रीलंका और इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ पर भी उसने कब्जा जमाया। और इसके लिए उसने काफ़ी बड़ी, काफ़ी अच्छी नेवी बनाई थी। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमारा इस टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर। तो देखिए जो तंजावुर का जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं तंजावुर में या फिर गंगईकोंड चोलपुरम में, जो कि बनाए गए थे राजा और राजेंद्र द्वारा, तो ये जो टेम्पल्स हैं ये काफ़ी आर्किटेक्चर के हिसाब से या फिर इस स्कल्पचर के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, या फिर हम कह सकते हैं काफ़ी यूनिक पीसेज हैं, मार्वल्स हैं ये। एक तरीके से आर्ट और एक तरीके से चोल आर्किटेक्चर या फिर आर्ट को दिखाते हैं। और देखिए ये जो चोल टेम्पल्स होते थे, जो कि टेम्पल्स बनाए जाते थे चोल वंश द्वारा, ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ मंदिर होते थे भगवान की पूजा करने के लिए। ये एक ऐसे जगह होते थे जिसके आसपास पूरा एक सेटलमेंट ग्रो करता था, यहाँ पर लोग आकर बसते थे, रहते थे, काम करते थे। और इसके साथ ही टेम्पल्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में या फिर काफ़ी बड़ा लैंड दिया जाता था दान के रूप में, ताकि उस लैंड से जो टैक्स कलेक्ट होता है या फिर जो उस लैंड से उपज होती है उसके ज़रिए जो मंदिर का रख रखाव है या फिर मंदिर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी का रख रखाव किया जाए, यानी उस पूरे चीज़ को मेंटेन किया जाए। और इसके साथ ही इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर मंदिरों में रहा करते थे मंदिर के आसपास, जैसे प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन, डांसर, सभी लोग रहा करते थे। और इन सभी का रख रखाव उसी पैसे से किया जाता था। और अगर अलग तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ पूजा करने का स्थान नहीं थे, बल्कि इसके अलावा वो एक तरीके के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का हब भी थे। यहाँ पर सभी तरीके के इवेंट्स हुआ करते थे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए कि सिर्फ टेम्पल्स ही ऐसी चीज नहीं थे जो कि काफी फेमस थे चोल एम्पायर के। इसके अलावा जो ब्रोंज इमेजेस बनाए गए हैं चोल वंश के दौरान या फिर चोल शासकों के दौरान, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं या फिर काफी यूनिक पीसेस हैं। और देखिए जो चोल ब्रोंज इमेजेस हैं उनको काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है और काफी फाइनेस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। और देखिए ज्यादातर जो इमेजेस बनाए गए हैं इनके द्वारा, यानी चोल वंश के शासनकाल के दौरान, वो ज़्यादातर देवी देवताओं के बनाए गए हैं। और इसके अलावा कुछ इमेजेस ऐसे हैं जो कि भक्तों के भी बनाए गए हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमने बात कर ली जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर ले रहे हैं। तो देखिए ज़्यादातर जो अचीवमेंट्स हुआ चोल वंश के दौरान वो पॉसिबल हो पाया था क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स आए थे। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मैप 2 को देखें, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि जो कावेरी रिवर है उसमें से काफ़ी ब्रांचेस छोटे छोटे चैनल्स के रूप में निकलते हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो देखिए ये जो चैनल्स थे ये काफ़ी ओवरफ्लो करते थे फ्रीक्वेंटली, और ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल अपने बैंक्स पर यानी अपने किनारों पर छोड़ देते थे। और देखिए वाटर जो थे जो कि इन चैनल से बहते थे वो काफ़ी अच्छी एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते थे ज़मीन को, जिसके वजह से एग्रीकल्चर करना काफ़ी आसान हो जाता था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो जाती थी ज़मीन की। और जो राइस का कल्टीवेशन था वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता था इन चैनल्स की वजह से। और देखिए अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर जो है वो चोल वंश के शासनकाल के दौरान ही आया या फिर डेवलप हुआ। तो देखिए तमिलनाडु के दूसरे इलाकों में जो एग्रीकल्चर था वो पहले से ही डेवलप हो चुका था या फिर वहां पर होने लगा था। और अगर हम इस रीजन की बात करें जहां पर चोल वंश का प्रभाव था, शासन था, उस रीजन में 5th या फिर 6th सेंचुरी में काफ़ी बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन की शुरुआत की गई थी। और फॉरेस्ट जो थे उनको क्लियर किया गया था कुछ रीजन्स में, और इसके अलावा कुछ रीजन्स में ज़मीन को बराबर किया गया था। और डेल्टा रीजन में एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे ताकि जो पानी है उसको रोका जा सके, वाटर जो है वो उसको फ्लडिंग होने से रोका जा सके। और इसके साथ ही कैनल्स को बनाया
गया था ताकि जो वाटर है उसको फील्ड तक पहुंचाया जा सके। और इसके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर एक साल में 2 क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर था उसमें काफ़ी बढ़ावा दिया गया था चोल शासकों द्वारा, या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था। और देखिए इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इलाके थे या फिर बहुत सारे ऐसी ज़मीन थी जहां पर वाटर आर्टिफिशियली पहुंचाना ज़रूरी था, यानी कि वहां पर पानी का कोई ऐसा स्रोत नहीं था, कैनल नहीं थे या फिर नदियां नहीं थी जिसके ज़रिए वाटर पहुंचाया जा सके पानी पटाने के लिए। तो वहां पर आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे कि वहां पर बहुत जगहों पर कुएं खोद दिए गए या फिर रेन वाटर को जमा करने के लिए बहुत बड़े बड़े टैंक्स बना दिए गए, या फिर और भी चीज़ें की गई आर्टिफिशियल तरीके से पानी पहुंचाने के लिए या फिर इरिगेशन करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि ये सभी जो काम होता है आर्टिफिशियल काम, जिसमें कि कुएं खोदना हो गया या फिर बड़े बड़े तालाब बनाना हो गया रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, ये सभी जो काम होते हैं इसमें काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, लोगों को काम पर लगाने की ज़रूरत होती है, इनको मेंटेन भी करना होता है इन कामों को, और इसके साथ ही ये डिसाइड करना होता है कि वाटर को किन लोगों को कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो इस वजह से ये सभी जो रूल्स थे, यानी ये सभी पूरा प्लानिंग का काम, पूरा काम जो था उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा या फिर सरकार किया करती थी। इसमें जो लोग थे जो कि गाँव में रहा करते थे लोकल लेवल पर, वो भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया करते थे, काफ़ी उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगे हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। यानी जो एम्पायर था चोला एम्पायर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से चलता था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो जो किसानों की बस्ती हुआ करती थी, लोगों की बस्ती हुआ करती थी, उसको उर कहा जाता था, उर। और ये देखिए जो उर थे ये काफ़ी अमीर हो चुके थे या फिर काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रहे थे, काफ़ी ग्रो हो रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन था वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, लोगों के जो ज़मीन थे वहाँ पर पानी अच्छी तरीके से पहुँच रहा था, इस वजह से लोग अच्छा फसल उगा पा रहे थे। तो देखिए ये हो गया बेसिक, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हो गया उर, ये एक तरीके से गांव हम कह सकते हैं हो गए। और इस तरीके से बहुत सारे उर को मिलाकर, यानी बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक बड़ा यूनिट बनता था जिसको कि नाडू कहा जाता था। और जो विलेज काउंसिल होता था या फिर जो नाडू होता था, उसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे, जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करना या फिर टैक्स कलेक्ट करना। तो देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर बात आ जाती है जो नाडू थी, यानी कि जो गांव से एक ऊपर की जो स्ट्रक्चर था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें नाडू में जो वेल्लाल कास्ट के जो अमीर किसान थे उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में ताकत हासिल थी, काफ़ी अच्छी मात्रा में उनका कंट्रोल था। और जो चोल वंश के जो राजा थे वो कई बार जो अमीर लैंड ओनर्स थे उनको टाइटल्स भी दिया करते थे, जैसे कि मुवेंद वेलन, इसका मतलब होता है कि वैसे किसान या फिर वैसे पेजेंट जिन्होंने 3 किंग्स को सर्व किया है, या फिर अरैयार, एक तरीके से चीफ। और ये जो टाइटल्स हुआ करते थे ये एज अ रिस्पेक्ट दिया जाता था, या फिर उनको एक तरीके से इंटरेस्ट भी किया जाता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी जो चोल वंश का जो केंद्रीय शासन था, उसमें कई बार उनको इम्पोर्टेंट ऑफिसेस भी दिए जाते थे। तो इस तरीके से जो ये लोग थे ये नाडू के लेवल पर काफ़ी ज़्यादा काम किया करते थे, या फिर इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ करता था। और इसके बाद अगर हमने देखा कि जैसे जो ब्राह्मण्स थे उनको कई बार लैंड ग्रांट्स मिलता था या फिर ब्रह्मदेय मिलता था। तो इसका रिजल्ट ये होता था कि बहुत बड़ी मात्रा में जो ब्राह्मण सेटलमेंट थे वो कावेरी रिवर के आसपास आ गए, और या फिर जो साउथ इंडिया था उसके अलग अलग इलाकों में आ गए। और देखिए जो हर एक जो ब्रह्मदेय था उसको लुक किया जाता था, यानी उसके ऊपर निगाह रखी जाती थी, या फिर उसका मैनेजमेंट जो था वो असेंबली या फिर सभा द्वारा किया जाता था, जो जिनमें कि जो बड़े या फिर जो खास ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे वो बैठते थे, यानी वो बैठकर पूरा मैनेजमेंट किया करते थे। और ये जो असेंबलीज थे ये काफ़ी एफिशिएंटली काम किया करते थे, और उनका जो डिसीजन हुआ करता था उनको इंस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ रिकॉर्ड किया जाता था, या फिर उनको टेम्पल के दीवार पर लिखा जाता था। और देखिए इसके अलावा जो ट्रेडर्स के एसोसिएशन थे जिनको कि नगरम के नाम से भी जाना जाता था, और ये एक तरीके से जो टाउन्स यानी शहरों के जो फंक्शंस थे उसको परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते थे या फिर शामिल होते थे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद उत्तर मेरूर जो है
वहाँ से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, और ये जो उत्तर मेरूर है ये आपका चिंगलपुट में है, चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट में है जो कि तमिलनाडु में है। और ये एक तरीके से डिटेल प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से सभा जो था वो ऑर्गेनाइज होता था, और जो सभा था उसके बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ थे जो कि इरिगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल, अलग अलग चीज़ों पर नज़र रखते थे या फिर अलग अलग कामों को देखते थे। और देखिए इसके अलावा जो कि एक तरीके से इस कमेटी के जो एलिजिबल मेंबर्स थे उनको स्मॉल टिकट पर लिखा जाता था पाम लीफ के, और उनको एक तरीके से पॉट में रखा जाता था, मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। उसमें से यंग बॉय को कहा जाता था कि वो टिकट को निकाले, और ईच वन बाई वन फॉर ईच कमेटी, यानी हर एक कमेटी के लिए बारी बारी से। तो इस तरीके से लोगों का चुनाव होता था। तो इसके बाद यहाँ पर ये एक तरीके से इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं डिटेल में, या फिर चाइना के बारे में यहाँ पर थोड़ी बात की गई है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।